हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना बहुत ही प्यारा सा चिन्ना मिन्ना सा बहुत सिंपल सा चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब ये आपको चैप्टर करना ही नहीं है, समझ लो, क्योंकि हर चीज इस चैप्टर में जो है ना वो आप बचपन से छोटी सी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, सो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसको। हाँ, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड ये नोट्स चाहिए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे से, तो ये मैंने लिए हैं इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट से, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अच्छा, वैसे ही आपने टर्म सुनी है ना, बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? क्या होता है? भिन्न भिन्न, अलग अलग तरीके के। और बायो मतलब लिविंग, बायो मतलब लिविंग, और डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग, यानी कि लिविंग अलग अलग बींग्स या फिर क्रिएचर्स। तो यानी कि बायोडाइवर्सिटी मतलब कि बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और सारे के सारे इंटीग्रेटेड है, इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ में आया? ओके। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है? वेजिटेशन मतलब कि प्लांट की कम्युनिटी। ठीक है, प्लांट की कम्युनिटी यानी कि फल फूल, मतलब फूल वगैरह की कम्युनिटी, जो कि अपने आप नेचुरली उग जाते हैं, जिसके अंदर कोई भी इंसानों की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए होती है। जैसे आप जंगल एरिया लगा लो, ग्रासलैंड लगा लो, ये अपने आप ही उग जाते हैं, है ना, इनको किसी इंसान की जरूरत ही नहीं है। सो इसको आप वर्जिन वेजिटेशन भी बोलते हैं। ओके। एंडेमिक प्लांट्स कौन से होते हैं? वर्जिन या फिर प्लांट वर्जिन वेजिटेशन होती है। वर्जिन वेजिटेशन की मतलब कि जो अपने आप नेचुरली उग जाती है, जो कि प्योरली इंडियन है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक प्लांट्स। और ये इसको हम इंडिजिनस स्पीशीज भी बोलते हैं। करेक्ट। इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा पर्यावरण जिसमें आपके नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर इन देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, उसको आप इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे ये तालाब है, इस तालाब में एक बत्तख तैर रही है। ठीक है, तो ये पानी जो है और ये बत्तख जो है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, तो ये इसका इकोसिस्टम बन गया एक। ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड या फिर मतलब जंगली जानवर आते हैं जो कि एक एनवायरनमेंट में, एक पर्यावरण में रहते हैं। फ्लोरा और फौना क्या होता है? फ्लोरा मतलब फूल, फूल की कम्युनिटी, और फौना मतलब कि एनिमल की स्पीशीज। ओके। अब इंडिया में कितने फ्लोरा एंड फौना है वो बात कर लेते हैं। इंडिया में बहुत सारे फूलों की वैरायटी है। ठीक है, कम से कम 47,000 तो यहाँ पर प्लांट की स्पीशीज है, जिसमें कि 15, अब प्लांट की स्पीशीज जरूरी थोड़ा ना सारी फ्लावर्स देंगे, 47,000 में से 15,000 जो है वो फूल देने वाले होते हैं। ठीक है, और वो जो फूल देने वाले यानी कि फ्लावरिंग स्पीशीज हैं वो एंडेमिक है, मतलब प्योरली इंडियन है। ओके। इंडिया जो है वो फौना में भी रिच है, मतलब कि जानवरों की कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा रिच है ना। यहाँ पर इंडिया में 81,000 जो है एनिमल की स्पीशीज पाई जाती है, जिसमें 1200 स्पीशी आपको बर्ड की मिलेगी, 2500 फिश की, और 2500 जो है ज्यादा ही बेशक इंसेक्ट्स की। ठीक है, तो ये कुछ नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके। अच्छा, अब एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन कौन सी है इंडिया में जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में? एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब कि जिनको बहुत ज्यादा मतलब खतरा आया हुआ है कि वो खत्म ना हो जाए, तो ऐसे कौन कौन से जो कि बहुत बुरी कंडीशन में है, जो इक्के दुक्के बचे हुए हैं? जैसे चीता, पिंक हेड वाली डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट, प्लांट्स लाइक मधुका इंसिग्निस, है ना, जिसको आप वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ भी बोलते हो, और हुबार्डिया हैप्टेन्यूरोन, ये एक टाइप की ग्रास है। तो ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं ये सारे के सारे ऐसी स्पीशीज हैं जो कि एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुकी हैं, मतलब ये विलुप्त या फिर डेंजरस कैटेगरी में आ चुकी हैं और ये बहुत बुरी कंडीशन में है। अच्छा, वैसे ना हमारा इन्वायरमेंट जो होता है ना भाई, वो चेंज होता रहता है। जैसे पहले इन्वायरमेंट कुछ और चल रहा था, कोरोना के बाद कुछ और इन्वायरमेंट हो गया, तो उस जैसे इन्वायरमेंट या फिर क्लाइमेट या फिर बहुत सारी चीजें बदलती रहती है, तो वैसे ही जो जिनकी अडेप्ट करने की क्षमता नहीं होती उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में, वो चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर चीता है, चीता जो है हमारे इंडिया में नहीं रह पाएगा, तो इस वजह से वो खत्म हो गया। ऐसे ही जैसे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बहुत सारे जानवर जो हैं वो इंपोर्ट कराए थे, ठीक है, इंडिया में, लेकिन अब हमें देखने को मिलता है कि जो जानवर हमने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंपोर्ट कराए थे इंडिया में, वो ही अब डेथ हो गई है उनकी। क्यों क्यों डेथ हुई? क्योंकि वो यहाँ के एनवायरनमेंट में वो सूट ही नहीं कर पाए। सो दैट्स वाई
एनवायरमेंट के हिसाब से भी बहुत सारी स्पीशीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में चली जाती है ना। स्पीशीज फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, ऐसी कौन कौन सी स्पीशी हैं जो बिल्कुल ही एक्सटेंट होने वाली, खत्म होने वाली है। जैसे कि इंडिया में 7 स्पीशीज जो है मैमल्स की हैं, 44 बर्ड्स की है, 15 रिप्टाइल्स की है, 3 एम्फीबियंस की है जो कि थ्रेटेंड है, जिनको बहुत ज्यादा खतरा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्पीशीज कैसे कैसे क्लासिफाई की हुई है। जैसे आप कभी कभी थ्रेटेंड, एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, वल्नरेबल पढ़ते हो कि ये वल्नरेबल स्पीशीज है, तो ये होती कौन सी है। तो अकॉर्डिंग टू IUCN, अब IUCN की फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो ये IUCN की फुल फॉर्म है। इन्होंने एटलीस्ट 6 टाइप की स्पीशीज बांटी हुई है। जैसे पहली तो होती है नॉर्मल स्पीशीज, यानी कि ऐसी पॉपुलेशन की स्पीशीज जो अभी नॉर्मल है अपने लेवल में, उनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, इनको कोई भी डर नहीं है खत्म होने का अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, ये अपना सर्वाइवल बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे कि कैटल, सैल, पाइन, रोडेंट्स, बर्ड्स भी, एनिमल्स भी, है ना। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीशीज जो डेंजर में है एक्सटिंक्शन के, मतलब खत्म होने वाली हैं। ठीक है, जैसे इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, सेंगाई, लायन टेल्ड मैकाओ, इस तरीके से। ठीक है, और वल्नरेबल स्पीशीज कौन सी होती हैं, दीज आर द स्पीशीज हुज पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू अ लेवल, ये ऐसी स्पीशीज होती है जिनकी पॉपुलेशन जो है वो घटती जा रही है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे ये स्पीशीज ना एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ जाएंगी। एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे ये एक्सटिंक्शन कैटेगरी में आ गई, कि बिल्कुल ही गायब हो गई। ठीक है, सो ये जो है नियर फ्यूचर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती है, फिर एंडेंजर्ड हो गई तो ये एक दिन एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगी। ठीक है, अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे तो। सो एग्जांपल देखो, ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन, इस तरीके से। नाउ रेयर स्पीशीज कौन सी होती है, बहुत स्मॉल पॉपुलेशन की, चिन्नी मुन्नी पॉपुलेशन की होती हैं, जो एंडेंजर्ड से या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में मूव हो चुकी हैं। ठीक है, मे मूव इनटू द, ओके, जो कि मूव हो चुकी हैं। अगर नेगेटिव फैक्टर्स ऐसे ही चलते रहे इन्वायरमेंट के, तो ये पक्का मूव कर जाएंगे, क्योंकि इनकी वैसे ही स्मॉल पॉपुलेशन पाई जाती है। ओके, अच्छा, अब एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसी स्पीशीज के, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल, ऐसे। ठीक है, और एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती है, ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स पर पाए जाते हैं। ठीक है, या तो ये नेचुरल या फिर ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से सिर्फ उसी पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे कि आप पोलर बियर लगा लो, पोलर रीजन में ही मिलता है ना, और इसको यहाँ पे उठा के ले आओगे तो फिर वो नहीं जी पाएगा, क्योंकि उसको वहां की आदत पड़ी हुई है। सो और एग्जाम्पल देखो, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन अरुणाचल प्रदेश, इस तरीके से। और एक्सटेंट स्पीशीज कैसी होती है कि वो एकदम ही विलुप्त हो चुकी है, एकदम ही गायब हो चुकी है, अब वो कहीं पर भी नहीं है, जैसे एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक, इस तरीके से, ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। अब हम बात करेंगे IUCN की। ओके, नाउ IUCN क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी और कहा भी था कि याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऐसी संस्थान जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीजें वो करती रहती है। ठीक है, और ये कब मिली थी, कब फाउंड हुई थी, 1948 में, और इस वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी कहते हैं। ठीक है, सो अब क्या क्या कारण है जिसकी वजह से हमारी जो फ्लोरा की स्पीशीज है और जो फौना की स्पीशीज है वो क्यों डिप्लीट होती जा रही है, क्यों कम होती जा रही है। ठीक है, अब जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो है, उन्होंने नेचर को या फिर प्रकृति को, जो काफी सारे हमें नेचुरल रिसोर्स देती है, उनका यूज हम करने लग जाते हैं, हवा का, पानी का, बहुत सारी चीजों का। और जो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट से चीजें हमें मिलती है, जैसे कि वुड, बार्क्स, लीव, रबर, मेडिसिन, डाइज, फूड, फ्यूल, फॉडर, मैन्योर, ये सब के सब हम कैसे यूज करते हैं, पेड़ों को काट काट के, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से चीजें ले लेकर, जिसकी वजह से हमारी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ खत्म होते जा रहे हैं। मतलब करा धरा किसका है सब कुछ, ह्यूमंस का। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, वो क्यों कम होते जा रहे हैं इंडिया में, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है, मतलब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, माइनिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, अनइक्वल एक्सेस है, मतलब कि किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। ठीक है, और रिसोर्स जो है, जो साधन है, वो किसी को ज्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, किसी को मीडियम मिल रहा है, मतलब इक्विटेबल एक्सेस नहीं है। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अब हैबिटेट
हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे जो फॉरेस्ट है वहां पर कितने सारे जानवरों का घर है और इंसान जो है वो रिसोर्सेज कहाँ से लेके आता है, फॉरेस्ट से। तो फॉरेस्ट को डिप्लीट करता जा रहा है तो उन जानवरों का या फिर उन इंसेक्ट्स का या फिर उन बर्ड्स का जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हंटिंग, पोचिंग, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर की वजह से भी हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहा है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं और फ्यूल वुड कलेक्शन भी है ना। सो इन सब की वजह से ही बहुत सारी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी वाली स्पीशीज है वो खत्म हो रही हैं। अब हम बात करेंगे द हिमालयन यू की, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये जो हिमालयन यू है जिसको आप साइंटिफिक भाषा में टैक्सस वेलेचिनिया बोलते हो, ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे पार्ट्स में पाया जाता है। इसकी फोटो भी यहाँ पर मैंने लगाई हुई है। इसका क्या यूजेज है ये देखो, इसके अंदर से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है जिसका नाम क्या होता है, टेक्सोल, ठीक है, जो इसकी बार्क से, नीडल से, ट्विग से और इस पेड़ की रूट से निकाला जाता है ये टेक्सोल। और इसकी वजह से बहुत सारे जो कैंसर्स के टाइप हैं वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, इस स्पीशी पर, यानी कि जो हिमालयन यू है इसकी स्पीशी में बहुत ज़्यादा खतरा है एक्सप्लॉइट होने का। पिछले 10 सालों में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ये जो ट्री है वो सूख गए हैं हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के पार्ट में, ये सूख भी जाते, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अब कुछ कुछ सोशल इफेक्ट्स भी ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारे रिसोर्सेज जो है वो डिप्लीट होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे रिसोर्सेज वैसी उनकी कमी है ना, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड हमारे पास नहीं है। सोलर और विंड को छोड़ के या फिर कभी कभी वाटर को भी छोड़ के बाकी सब चीज़ें लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी पर बहुत असर पड़ रहा है। जैसे वुमेन को बहुत ज़्यादा बर्डन किया जाता है कि अगर यहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पर साधन नहीं है, तो तुम लेके आओ, कहीं से भी लेके आओ, ठीक है, जैसे कि फ्यूल, फॉडर वगैरह के लिए, पीने का पानी और कुछ बेसिक चीज़ों के लिए, ठीक है। ड्यू टू लैक ऑफ दीज रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं तो वुमेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, उन्हें बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस कवर करने पड़ते हैं, इतने किलोमीटर चलना पड़ता है गांव वगैरह में पीने का पानी लाने के लिए, है ना। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से जैसे पेड़ कट जाते हैं तो नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, जैसे कि फ्लड और ड्रॉट, जो कि इंक्रीज होते रहते हैं क्योंकि अब पेड़ तो है ही नहीं तो पानी तो आएगा ही, जिसकी वजह से जो पुअर पीपल है उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। तो इन सब कारणों की वजह से सोशल इफेक्ट क्या क्या पड़ रहे हैं रिसोर्सेज के कम होने की वजह से, वो सब बहुत चीज़ें हमने देखी कि रिसोर्सेज अगर खत्म हो गए तो सोसाइटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वुमेन के ऊपर कितना बर्डन पड़ेगा, है ना। और उसके बाद वुमेन को ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है, उससे ज़्यादा किलोमीटर चलना पड़ रहा है, साथ के साथ जो है पुअर्स को भी सफ़र करना पड़ रहा है ना। तो रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे तो कम्युनिटी को भी दिक्कत आएगी। अब हम बात कर रहे हैं कि हम अपने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को कैसे बचाएं, वो भी इंडिया में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे हमने देखा कि ये वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में और फॉरेस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लग रहा है, तो हमें इसको बचाना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि 1960s और 1970s में कंजर्वेशन जो था, मतलब अगर बचाना था तो उसकी वजह से हमें एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम चालू करना पड़ा, अगर हमें इन सब चीज़ों को, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना था। तो अब ये इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट क्या था, सबसे पहले तो ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था 1972 में, उसके बाद ये हुआ 1980, 1986 और 1991 में कुछ और प्रोविजन भी इसके अंदर ऐड किए गए। अब ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था ये क्या था, क्या चीज़ थी, वो देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना, ठीक है। इसका क्या एम था कि हमारे जितने भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं हमारे इंडिया में, हम उनको बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करें। कैसे, हम हंटिंग बैन कर देंगे, इनके लिए अच्छे से घर बनाएंगे जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बायोलॉजिकल पार्क्स, है ना। और वाइल्ड लाइफ के अंदर जितनी भी ट्रेड होती है यानी कि बाइंग एंड सेलिंग, उसको भी रोक देंगे, ठीक है। अब सेंट्रल और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ही बनाए हैं ताकि इनका जो घर है वो डिस्टर्ब ना हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चालू किए हैं, जैसे कि उन पर्टिकुलर जानवरों को बचाने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, उसके बाद वन ऑन राइनोसोरस का प्रोजेक्ट, है ना। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कौन से साल में, 1973 में, क्योंकि आपको तो पता है टाइगर जो है वो बहुत ही ज़्यादा एंडेंजर्ड लिस्ट में आ गया है हमारी कंट्री की, तो उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट कर दिया। कौन से ईयर में, 1973 में। इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
कुछ टाइगर्स को अभी मंगाया भी था दूसरे देश से, जिसकी अब वो इंडियन क्लाइमेट में आते उनकी डेथ हो भी गई है कुछ ही महीनों के अंदर अंदर, जिसकी वजह से हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो इंडिया का क्लाइमेट है वहाँ पर टाइगर जो है वो अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं खुद को, तो दैट्स वाई वो एंडेंजर्ड स्पीशी में आ गए हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट, ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट था 1986 का, इसके अंदर और क्या क्या प्रोविजन लाए गए कि बहुत सारी 100 ऑफ बटरफ्लाई, मोथ्स, बीटल्स और एक ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया कि हम इनको भी बचाएंगे, ठीक है। और 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी ऐड किया गया कि हम प्लांट्स को भी बचाएंगे, और 6 स्पीशीज से स्टार्ट हुआ था। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स भी है इंडिया में, जैसे कि कॉर्बेट, जहाँ पर टाइगर, सिर्फ टाइगर के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह या फिर नेशनल पार्क वगैरह खोले गए हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क आप गए होंगे इसमें, है ना, आई गेस, उत्तराखंड में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान में, मानस टाइगर रिजर्व असम में, पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में, इस तरीके से। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी होती हैं? ये कुछ नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं जो कि नेचर के द्वारा बने हुए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बनाया है, जहां पर वाइल्ड एनिमल की ना तो आप हंटिंग कर सकते हैं डिचकियां वाली, और ना ही पोचिंग कर सकते हैं, मतलब उनकी स्किन के हिसाब से कुछ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। और वाइल्ड एनिमल के साथ साथ बर्ड को भी ये लागू होती है ना। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब फॉरेस्ट को जो है ना काफी टाइप से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, टाइप्स में लाया गया है, वो हम देखते हैं, ठीक है। सो इंडिया में बहुत सारे जो फॉरेस्ट हैं और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो या तो गवर्नमेंट, मतलब मोस्टली गवर्नमेंट जो है ओन करती है और उनको मैनेज करती है, कैसे? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए, है ना। एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज भी हैं जो यूपीएससी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, ठीक है। सो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू इंडियन गवर्नमेंट जो है ये फॉरेस्ट फॉर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के ऊपर ओन करती है ना। अब यहाँ पर कुछ टाइप के फॉरेस्ट क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहले जो है वो रिजर्व्ड फॉरेस्ट है ना। मोर देन, जितना भी हमारे पास पूरे इंडिया में जितना भी फॉरेस्ट लैंड है, आधे से भी ज्यादा जो है उसको डिक्लेयर किया गया है रिजर्व फॉरेस्ट की, ये जो है रिजर्व्ड रहेंगे किसी ना किसी चीज के लिए, है ना। रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल, बहुत वैल्यूएबल इनको माना गया है, एज फार एज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। क्यों इनको रिजर्व किया गया है? क्योंकि हमें अपने पर्यावरण को, हम अपने फॉरेस्ट को, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को बचाना है, इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल है और इसलिए फॉरेस्ट रिजर्व किए गए हैं, मतलब हाफ से भी ज्यादा, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं? ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, मतलब जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 1/3 जो है पार्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दर्जा दिया है। ये जो फॉरेस्ट लैंड है इस पर से कोई भी डिप्लीशन या फिर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता, ओके। अगला है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ये जो ऐसे फॉरेस्ट है और वेस्टलैंड है, ये गवर्नमेंट भी ओन करता है इनको, और मतलब बिलोंग करता है प्राइवेट इंडिविजुअल को भी और कम्युनिटी को भी। यहाँ पर से आप कुछ भी ले सकते हो, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज कोई भी आपको मना नहीं करेगा, ओके। अब हम बात करेंगे कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन की। देखो, कम्युनिटी यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल, और कैसे कैसे वो ग्रुप ऑफ पीपल उसको बचाते हैं, किसको? फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को। सो बेसिकली हम ये भूल जाते हैं कि जो इंडियन फॉरेस्ट है वो सिर्फ जानवरों का, बर्ड्स का, इंसेक्ट का ही घर नहीं है, बल्कि हमारी जो ट्रेडिशनल कम्युनिटीज हैं, जो ट्रेडिशनल ग्रुप ऑफ पीपल है, उनका भी ये घर है, ठीक है। सो इंडिया में जो बहुत सारी लोकल कम्युनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं इन फॉरेस्ट को, इन घरों को बचाने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ये ट्राई करते हैं कि हम इनको बचा के रखें। क्यों? क्योंकि यहीं पर बहुत सारे जानवर और बर्ड्स, इंसेक्ट्स, साथ के साथ फ्लावर और साथ के साथ इंसानों का भी लंबा लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड है, ठीक है। यहीं पर से बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। स्पेशली अलवर का जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहाँ पर तो 1200 हेक्टेयर्स जो हैं वो ऐसी लैंड है, ऐसा फॉरेस्ट लैंड है जहाँ पर लोग जो है वो वहाँ पर अपना लाइवलीहुड कमाते हैं उन फॉरेस्ट की हेल्प से। इवन वो पूजा भी करते हैं, ठीक है। और चिपको मूवमेंट तो आपने सुना ही होगा हिमालय में, जिसकी वजह से डिफॉरेस्ट
डिफॉरेस्टेशन काफी जगह पर रुक गया था, है ना। और फार्मर्स और सिटीजन ग्रुप जो है उन्होंने बीज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया था टिहरी और नवदन्या में, जहां पर उन्होंने क्या किया था कि हम जो है अपने बीज बचाएंगे और केमिकल के बिना ही हम बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन करके दिखाएंगे, हम अपने एग्रीकल्चर में कोई केमिकल मिलने नहीं देंगे ज्यादा खेती वगैरह करने के लिए, ठीक है। और एक और प्रोग्राम आया था जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो कि ओडिशा ने पास किया था ताकि हम अपने फॉरेस्ट वगैरह को बचा सकें, ठीक है। तो ये हमने देखा है कि ये जो फॉरेस्ट है ना, और फॉरेस्ट के साथ साथ बहुत सारी कम्युनिटीज जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अब बहुत सारी कम्युनिटीज काफी स्ट्रगल करती है फॉरेस्ट वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा चिपको मूवमेंट के बारे में, जो कि हिमालय में हुआ था ताकि डिफॉरेस्टेशन ना हो पाए काफी सारे एरियाज में, है ना। और इन्होंने एफॉरेस्टेशन भी की थी ताकि हम अपने इंडियन स्पीशीज को बचा भी पाए, और जो पुराने तरीके थे पेड़ उगाने के या फिर एग्रीकल्चर करने के, उनको रिवाइव किया गया, वापस से जीवित किया गया। अब बीज बचाओ आंदोलन क्या था टिहरी में, ये देखो, ये जो मूवमेंट था बीज बचाओ आंदोलन यानी कि सेव द सीड मूवमेंट, ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि वॉज नॉट ओनली अबाउट, एक तो मतलब हमारे जो पुराने बीज थे उनको बचाना तो था ही था इस मूवमेंट का मोटिव, बट साथ ही साथ एग्रीकल्चर की बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की मतलब कोई केमिकल यूज ना हो, और पुराने जो हमारे ट्रेडिशन चलते आ रहे हैं एग्रीकल्चर फील्ड में उनको भी बचाना था, ठीक है। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या था, अब ये जो JFM प्रोग्राम है ये किसने स्टार्ट किया था, ओडिशा स्टेट ने, और ये कब से स्टार्ट हुआ था, 1988 से, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो मिल गई थी ताकि जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है या फिर वेस्टलैंड है उनका मैनेजमेंट हो सके, मतलब जो बेकार फॉरेस्ट हो चुके थे और वो दोबारा से जीवित हो सके या फिर रिस्टोर हो सके, है ना। ये जो प्रोग्राम है ये फॉर्मल एग्जिस्टेंस में कब आया, जब ओडिशा गवर्नमेंट ने इसको फर्स्ट टाइम पास किया था 1988 में, और JFM तब से स्टार्ट हुआ था। इसके फीचर्स क्या हैं कि बहुत सारे विलेज के पीपल ने ये अंडरटेकिंग ली थी कि वो बहुत सारी प्रोटेक्शन एक्टिविटीज करेंगे इन फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए, और साथ ही साथ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलेंगे, है ना। इन रिटर्न अगर वो इस फॉरेस्ट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, दोबारा से रिवाइव कर पाए, तो साथ ही साथ उन कम्युनिटीज को फॉरेस्ट के बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, टिम्बर की हार्वेस्टिंग में शेयर भी मिलेगा। इस तरीके से कुछ ऐसे वेज हैं, सम वेज दैट कैन पुट एंड टू, अब जैसे कुछ अत्याचार हो रहा है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, तो वो कुछ तरीके क्या हो सकते हैं जिससे कि उनके ऊपर अत्याचार ना हो वाइल्ड लाइफ के ऊपर। तो एक तो गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो 14 बायोस्फीयर सेटअप किए उन्होंने फ्लोरा एंड फौना को प्रोटेक्ट करने के लिए। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस देनी चाहिए गवर्नमेंट को बोटेनिकल गार्डन्स के लिए, और ये देती भी है सिंस 1992 तक। 1992 से प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट ट्राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन टू बस्टर्ड एंड मैनी अदर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। 89 तो नेशनल पार्क हैं, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जूलॉजिकल गार्डन्स भी सेटअप किए गए हैं। इसके बाद सभी को ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि भाई हमारा नेचुरल इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होना, ताकि हमारा खुद का भी सर्वाइवल होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर था वो फाइनली खत्म होता है, एंड आई होप आपको वीडियो और मेरे समझाने का तरीका काफी अच्छा लगा होगा। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।